दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है रातों का आतंक यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी बेहद रहस्यमयी और रोमांच से भरपूर होने वाली है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। यह देखकर ही सुजीत का घर लौटने का मन हो गया था। परमदान यह एक आरक्षित वन क्षेत्र है। सर्दियों की मीठी धूप में घूमना बहुत अच्छा लग रहा था। वहां तरह तरह के पेड़ थे। कई पेड़ों को वह पहचान नहीं सका। कुछ के नाम उसने शायद सुने थे, लेकिन उन्हें कभी देखने का मौका नहीं मिला था। पेड़ों पर नाम लिखे हुए थे, जिससे पहचानना आसान हो रहा था। इसके अलावा वहां कई 100 हिरण भी थे। कुछ देर पहले ही हिरणों को खाना दिया जा रहा था। उस समय लगभग सभी हिरणों को एक साथ देखा जा सका। घूमते घूमते अचानक सुजीत की नजर घड़ी पर पड़ी। 4 बज चुके थे। यहां से रांची तक की दूरी कार से करीब 2.5 घंटे की है। अगर अभी नहीं निकला गया तो घर पहुंचते पहुंचते रात बहुत हो जाएगी, और ऊपर से सर्दियों के छोटे दिन। इसी बीच ठंडी हवा के साथ पेड़ों की परछाइयां लंबी लंबी हो गई थीं। उसने हाथ बढ़ाया। कोने में खड़े सूरज की किरणों से झिलमिलाते कुछ पत्तों पर वह खड़ा कांप रहा था। लौटने के लिए वह गाड़ी की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी उसकी ओर आया। उस आदमी से पहले भी 2 बार नजरें मिली थीं, लेकिन कोई बात नहीं हुई थी। नीलकुठी जाएंगे बाबू? वो कहां है? यहीं, बस 10 मिनट लगेंगे। सामने डोंगी नाव है, नदी पार करके उल्टी तरफ। नहीं, आज नहीं, अगली बार आ जाऊंगा। अब तो शाम हो गई है। जाकर लौटते लौटते बहुत देर हो जाएगी। कहकर सुजीत फिर से गाड़ी की ओर बढ़ गया। ऐसा भी नहीं था कि उसका मन बिल्कुल नहीं था जाने का। अब भला नीलकुठियां बची ही कितनी हैं? ज्यादातर तो टूटकर खत्म हो चुकी हैं। जो 200 साल पुरानी कुछ बची हैं, वो गिनी चुनी ही हैं। इसके अलावा सुजीत के परिवार के बारे में कहा जाता है कि बहुत पीढ़ियों पहले वे लोग इन्हीं इलाकों में रहते थे। इस ओर उनका बड़ा जमींदारी इलाका था। बहुत पुरानी बात है। शायद उस आदमी ने सुजीत की हिचकिचाहट भांप ली थी। वो बोल उठा, चलिए सरकार, आना जाना मिलाकर बस आधा घंटा लगेगा। यहां तक आकर वो जगह न देखना तो बड़ा अधूरा रह जाएगा। कितने ही दिन का तो जीवन है। बाद में अफसोस करेंगे कि देखे बिना ही लौट गए। ठीक है, चलो, लेकिन तुम्हारी नाव ठीक ठाक है ना? कहीं पानी में डूब डाब तो नहीं जाएगी? क्या कह रहे हैं आप? इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। पिछले 30 सालों से इछामती में नाव चला रहा हूं। आज तक मेरी नाव में कोई हादसा नहीं हुआ। वो आदमी घाट की ओर बढ़ गया। सुजीत भी उसके पीछे चल पड़ा। 2 मिनट चलने के बाद घाट आ गया। घाट पर ही मानव माझी की डोंगी नाव बंधी थी।
पतली सी डोंगी, बीच में एक लकड़ी की पट्टी रखी थी जिस पर बैठना था। सावधानी से चढ़कर सुजीत उस पर बैठ गया। सुजीत को अच्छी तैराकी आती थी। वैसे भी इच्छामती नदी की जो गहराई है उसमें न तैरने वाला भी शायद ही डूबे। नदी के सहारे मानव माझी कुशलता से अपनी छोटी नौका चलाता जा रहा था। कुछ कुछ जगहों पर तो पूरा नदी का रास्ता कछुरी पानियों से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी उन्हीं झाड़ियों के फांकों से होकर उसकी डोंगी आगे बढ़ती जा रही थी। मानव माझी बिना रुके बात किए जा रहा था। उसका बेटा दुबई में काम करता है। वहां की चौड़ी चौड़ी सड़कें, आसमान को छूने वाली ऊंची ऊंची इमारतें, वही सब बताता रहा। फिर दुबई से लौटकर यहां की बातें शुरू हुईं। शनिवार रविवार को कुछ सैलानी आते हैं, लेकिन हफ्ते के बाकी दिनों में शायद ही कोई आता है। ऑफ सीजन में तो और भी सुनसान। तब वो आधी रात को उठकर नदी में मछली पकड़ता है, बाजार में बेचता है, खेती करता है और उसी फसल से अपना घर चलाता है। कुल मिलाकर ठीक ठाक चल रहा है। समझे ना सरकार, सब कुछ किस्मत का खेल है। हम तो पानी के कीड़े हैं, इसी में जीते हैं, इसी में मरते हैं। मेरी बेटी का छोटा बेटा पिछले आश्विन में इसी नदी में डूबकर मर गया। अब देखिए, आप आए, मेरी नाव में चढ़े, नहीं भी चढ़ सकते थे। चढ़ते तो चरण मियां की टूटी नाव में भी चढ़ सकते थे, लेकिन आपने मेरी नाव चुनी। सब भाग्य की बात है कि नहीं? इन पागलों की बातें सुनते सुनते सुजीत इधर उधर देखने लगा। पास के जंगल में उसे हिरण तो नहीं दिखा, लेकिन कई सारे रंग बिरंगे पक्षी जरूर दिखे, जैसे कि मछली मार, फिंच, सारस और बगुला। और भी कुछ ऐसे पक्षी दिखे जिनके नाम वह जानता था। करीब 10 मिनट बाद नाव उस पार के एक टूटे फूटे घाट के पास जा लगी। मानव माझी बोला, उतर जाइए मालिक, उस जंगल के बीचों बीच एक रास्ता है। कहाँ है? मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अरे मालिक, आपने कोई रांची की चौड़ी सड़क थोड़े ही पाई है। जो रास्ता था वह भी अब पेड़ पौधों से ढक गया है। असल में इस कुटी का थोड़ा बदनाम नाम है, इसलिए लोग इधर आने से कतराते हैं। थोड़ा आगे बढ़िए, आपको खुद समझ आ जाएगा। सुजीत वैसे तो काफी निडर था, फिर भी ये सुनते ही बोला, पहले ही बता देते, क्या परेशानी है वहां, चोर डाकू या भूत? मालिक, लोग तो न जाने क्या क्या कहते हैं, मुझे भी पागल कहते हैं। कहते हैं यहां भूतों का साया है। अब भूत को कोई पहचान पाया है क्या? यह बात भी बड़ी अजीब है। किसे असली भूत कहें और किसे नकली, समझ ही नहीं आता। वैसे भी कितने लोगों को भूत देखने का सौभाग्य मिलता है। जाइए जाइए, आगे बढ़िए। जाएंगे ही तो लौटकर भी तो आइएगा। सुजीत और नहीं रुका। चढ़ाई वाला रास्ता पार करते हुए, झाड़ियों को हटाते हटाते जब वह ऊपर की ओर थोड़ा चढ़ा,
तो पेड़ों के बीच से एक बड़ा सा घर झांकता हुआ दिखाई दिया। घर के सामने एक बड़ा चौतरा था। चौतरा पार करके जब वह करीब पहुंचा तो घर की जर्जर हालत साफ नजर आई। जैसा कि नाविक ने कहा था, यह जगह उतनी भी सुनसान नहीं लगी। एक बकरी का बच्चा इधर उधर घूम रहा था, कभी कभी अपनी मां को ढूंढते हुए बेचैनी में मिमिया उठता। दो आवारा कुत्ते आंखें बंद किए आराम से पड़े थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि चौथरे पर घर से थोड़ी दूर एक आदमी बैठा था जो चॉप, तलने वाली सब्जियों की टिक्की बेच रहा था। हालांकि वहां कोई ग्राहक नहीं था। सुजीत को देखते ही वह आदमी बोल पड़ा, क्या लेंगे कत्ता बाबू? आलू का चॉप, बैंगन का, मिर्ची का, या फिर प्याज की पकौड़ी? तेल कैसा होगा कौन जाने। फिर भी सुजीत ने थोड़ा रिस्क ले ही लिया। 2 आलू के चॉप देना जरा। अच्छा ही बनाया था आलू का चॉप, स्वाद भी बढ़िया था। पहला चॉप खत्म करके जैसे ही दूसरा मुंह में डाला, अचानक वो आदमी बोल उठा, क्या आप किस्मत में विश्वास करते हैं सरकार? सुजीत थोड़ा चौंक कर बोला, नहीं, लेकिन यह अचानक क्यों पूछ रहे हो? अब देखिए ना, आपने आलू का चॉप खाया, आप चाहते तो खा ही नहीं सकते थे, या फिर बैंगन का पकौड़ा खा सकते थे, प्याज का भी, लेकिन आपने चुना आलू का चॉप। और अगर मैं ना होता तो शायद आप कुछ भी ना खाते। सोचिए जरा। सुजीत थोड़ी हैरानी से बोला, क्यों? क्या आलू के चॉप में कुछ था? अरे नहीं नहीं, बस आलू, बेसन, थोड़ी मिर्च और प्याज, यही सब। तो फिर तुमने उस अंदाज में क्यों कहा? ऐसा लगा जैसे। थोड़ा खींचकर सुजीत ने जल्दी से दूसरा चॉप भी खत्म किया और उस लाल ईंटों से बनी पुरानी हवेली की ओर बढ़ गया। घर की बनावट पतली पतली लाल ईंटों से थी। हर कमरे के सामने कई जगहों पर ऊपर की छत से बड़े बड़े प्लास्टर के टुकड़े गिर चुके हैं। कुछ कमरों की दीवारें आधी टूटी हुई हैं। खंभों के कुछ हिस्से तो इतनी बुरी हालत में हैं कि कभी भी गिर सकते हैं। समझ नहीं आता ये हवेली अब तक खड़ी कैसे है। अगर सरकार इसे थोड़ा बहुत मरम्मत करवाकर सुरक्षित कर देती तो न जाने कितनी जानें बच जाती। कितने लोगों की मौत की वजह बन चुकी है ये नीलकठी। घर के अंदर चलते चलते इन सब बातों को सोचकर सुजीत सिहर उठा। आप क्या मानिक राय चौधरी के कोई रिश्तेदार हैं? अचानक ये सवाल सुनकर सुजीत चौंक गया। मुड़कर देखा, एक काले रंग का मोटा आदमी उसकी ओर देख रहा था। चौड़े चेहरे की तुलना में आंखें बहुत छोटी और टेढ़ी मेढ़ी, मोटी मूंछें, चपटी नाक, होंठ और नाक के बीच शायद ही कोई जगह, लुंगी के ऊपर छपाछपी वाली शर्त। अभी दिन की रोशनी बाकी थी, यही गनीमत रही। अगर ये आदमी शाम को सामने आता तो सुजीत शायद डर ही जाता। वो आदमी फिर बोल पड़ा, क्या आप मानिक राय चौधरी के कोई रिश्तेदार हैं? क्यों? एकदम उन्हीं की शक्ल, वैसी ही पतली लंबी नाक,
गोल गोल आंखें और वो कुत्ते जैसे कान। सुजीत को काफी झुंझलाहट हुई। एक से एक घटिया तुलना। उसे खुद पर इतना बुरा दिखने का गुमान नहीं था। फिर भी उसने पूछा, कौन है ये मानिक रायचौधरी? अरे, आप नहीं जानते? मानिक रायचौधरी यहां के जमींदार थे। यहां जितने भी रैयत और किसान हैं, सब उन्हीं की बात मानते थे। वो उनके लिए बाप भी थे और मां भी। आश्चर्य की बात है, मैंने तो उनका नाम कभी सुना ही नहीं। और आजकल तो जमींदारी जैसी कोई चीज रह ही नहीं गई है। हा 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 हा, आदमी जोर से हंस पड़ा। आपकी पढ़ाई कितनी दूर तक हुई है? मैट्रिक पास? आदमी के लहजे में बहुत घमंड था। सुजीत गुस्से से बोल पड़ा, मैं इंजीनियर हूं। आदमी ने क्या समझा, कौन जाने। इस बंगले के बारे में जानते हैं? नील कुट्ठी। हां, डैनियल साहब की कुट्ठी है ये। डैनियल साहब थे नील की खेती करने वाले के मालिक। कैसी भव्य काया थी माशा अल्लाह। मुझसे भी लंबे चौड़े, और हाथों की ताकत क्या बताऊं। जब हाथ में चाबुक लेकर खड़े हो जाते थे तो मुझे भी डर लग जाता था। और उनकी आवाज जैसे गड़गड़ाहट हो। तो क्या आपकी उनसे सीधी मुलाकात थी? थोड़ा मजाक में ही बोल उठा सुजीत। देश गांव में आज भी कितने तरह के लोग मिल जाते हैं ना। अब वैसे लोग कहां? वो आदमी बोला, साहब सुबह लोग थे। वो तो बस एक ही दिन देखा गया था। सब कुछ भाग्य की बात है, समझे? भाग्य, इस शब्द को पिछले कुछ घंटों में सुजीत ने कई बार सुना है। क्या यहां के सारे लोग दर्शन शास्त्री हैं? किसका कैसा भाग्य? झुंझलाकर बोल उठा सुजीत। हाँ, आदमी अपनी छितराया हुआ कुर्ता झाड़ते हुए बोला, देखिएगा, खुद समझ में आ जाएगा। आप आज ही इस घर में आए और ऊपर से आपकी शक्ल सूरत भी बिल्कुल मानिक बाबू जैसी। वही नाक, वही आंखें और टूटे बाड़े जैसे दांत। ना, यह सब कुछ भाग्य ही है। ये आदमी थोड़ा सनकी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस ठंडी ढलती शाम में अगर इस घर में एक साथी मिल जाए तो कुछ बुरा भी नहीं। तो क्या हुआ था उस नील साहब के साथ? सुना था उन्हें आग में जलाकर मार डाला गया था। ऐसा ही कुछ कि आखिरकार किसानों ने मिलकर नील कुट्ठी में आग लगा दी थी। उसी आग में नील साहब की मौत हो गई। हां, ये तो पहली बार की बात थी। उसके बाद कितने साल बीत गए। आखिर में क्या हुआ, कौन जाने। सुजीत हंस पड़ा। पर इससे मौत का कारण तो नहीं बदल जाता। आज की तारीख याद है। गला खंखार कर एक अधेड़ उम्र का आदमी बोल पड़ा। 22 दिसंबर, इसी दिन नील साहब मारे गए थे। साल कौन सा था वो तो नहीं जानता, लेकिन हर साल इस दिन वो वापस लौटते हैं। रुकिए,
देख ही लेंगे। क्या बकवास है? सुजीत हंस पड़ा। मतलब हर साल आज की रात डैनियल लौटते हैं। बहुत प्यारा था शायद ये जगह उन्हें, और इसलिए तो हम सब देखने आते हैं। और ठीक उसी दिन की तरह नील चाशी, नील के किसान फिर से घर में आग लगा देते हैं, है ना? तो फिर तो हो ही चुका। हाँ, हर साल वो लौटते जरूर हैं। खैर, हर साल। छोड़िए इन बातों को, मुझे कुछ काम है। चलिए, मैं कोई टूरिस्ट थोड़े ही हूं आपकी तरह। कहते कहते वह आदमी टूटे हुए दीवार की ओर बढ़ा और दीवार की दरार से होकर पास वाले कमरे में चला गया। सुनिए। सुजीत को कोई जवाब नहीं मिला तो वह भी आगे बढ़ा। सुनिए। ऐसा लगा जैसे वह आदमी अचानक कहीं गायब हो गया। सुजीत जैसे ही पास के कमरे में पहुंचा, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने जबरदस्त ताकत से उसके सिर पर वार किया हो। बेहोश होने से पहले के पल में सुजीत बस इतना देख सका कि छत से एक बड़ा पत्थर नुमा टुकड़ा गिर पड़ा। जब सुजीत को होश आया, उसने सबसे पहले एक बात नोटिस की। सिर के ऊपर की छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर चारों ओर बिखर गया था। उस टूटे हुए हिस्से से ऊपर की मंजिल की लकड़ी की कड़ियां साफ दिखाई दे रही थीं। कमरे की टूटी दीवार की दरार से थोड़ी बहुत रोशनी अंदर आ रही थी। सुजीत ने हाथ सिर पर फेरा। अब भी वहां से खून रिस रहा था। हालांकि जो बड़ा पत्थर नुमा टुकड़ा गिरा था, उसका मुख्य हिस्सा हाथ भर की दूरी पर गिरा था। अगर वो सीधा सिर पर गिरता तो फिर कुछ देखने की नौबत ही नहीं आती। यकीनन उसका ही कोई छोटा टुकड़ा सिर पर आ गिरा है। जल्दी से बाहर निकलना होगा। किसी तरह खुद को संभालते हुए सुजीत उठ खड़ा हुआ। दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ा। रात काफी हो चुकी थी। पता नहीं कितनी देर वह बेहोश चिल। लेकिन ये परछाइयां किसकी हैं? आसपास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी परछाई इस तरह हिलती हुई दिखे। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। शायद सिर पर लगी चोट की वजह से ही भ्रम हो रहा है। सुजीत ने खुद को समझाने की कोशिश की। उसे जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना होगा। लेकिन ये रात का वक्त, और इधर तो कोई बस्ती भी नहीं दिखती। नदी पार करनी होगी। क्या कोई नाविक इस वक्त इंतजार कर रहा होगा? लेकिन क्या किसी को बताया गया था? और जो वो इतनी देर तक बेहोश पड़ा रहा, क्या किसी ने देखा भी नहीं? ऐसे संकट में सुजीत पहले कभी नहीं फंसा था। उसके दिमाग में सब कुछ जैसे गड्ढमड्ढ हो रहा था। अचानक दो छाया मूर्ति उसकी ओर बढ़ आईं। दोनों हाथों को किसी ने जैसे जोर से खींच लिया। सुजीत में रोकने की ताकत नहीं थी। थोड़ी कोशिश करते ही उसे समझ में आ गया कि जो लोग खींच रहे हैं उनकी ताकत उससे कहीं ज्यादा है। उसे घसीटते हुए सीढ़ियों से ऊपर ले जाया जा रहा था। दूसरी मंजिल की
लंबी बरामदा। फर्श पर घसीटते हुए वे लोग सुजीत को वहां ले गए, फिर बरामदे के बीच में आकर उसका हाथ छोड़ दिया। सुजीत धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। बरामदे में टूटे फूटे चांदनी के टुकड़े बिखरे हुए थे। बगल में एक कटहल का पेड़, पेड़ की पत्तियों की ओट से रोशनी आ रही थी। फिर भी उस साया भरी बरामदे में वह साफ तौर पर महसूस कर सका कि एक और लंबी छाया उसकी ओर बढ़ रही है और आसपास से कुछ अस्पष्ट आवाजें सुनाई दे रही थीं। नालायक, दीवान, मानिक। अचानक उसके सीने पर किसी भारी बूट का वार पड़ा। सुजीत चीख उठा, जैसे कुछ पल के लिए उसकी सांस ही रुक गई हो। किसी तरह खुद को संभालते हुए वह उठकर बैठने ही जा रहा था कि तभी एक कोड़े की मार उसके हाथ पर पड़ी, जैसे चमड़ी चीरती चली गई हो। कुछ समझ पाता उससे पहले ही फिर एक और कोड़े का वार। सुजीत की चीख से चारों ओर की निस्तब्धता टूट गई। उसी सन्नाटे के बीच किसी की उत्तेजित आवाजें और भी स्पष्ट होने लगीं। कुछ शब्द सुनाई देते, फिर खो जाते, फिर से शुरू होते, जैसे हवा के साथ बिखरे टुकड़े टुकड़े शब्द खेल रहे हों। एक भारी अंग्रेजी लहजे की गूंजती हुई आवाज लगातार कहे जा रही थी, मेरा दादन, सब झूठ, हरामजादा, नमकहराम, गद्दार, मेरे नाम पर मजिस्ट्रेट के पास शिकायत, रास्कल। बीच में तू 60 बीघा दादन लिखकर दे देगा, नहीं तो इसी छड़ी से तेरा सिर फोड़ दूंगा। गुस्ताखी, तेरे दादन के कारण 10 गांवों का दादन रुका पड़ा है। अगर दस्तूर के मुताबिक नहीं दिया तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। पान की पीक थूकते हुए किसी और की आवाज आई, हुजूर, सारे रैयतों को मानिक बाबू ने भड़काया है। अब कोई भी नील का दादन नहीं ले रहा। फिर साहब की गरजती आवाज सुनाई दी। अचानक बातें थम गईं। ऐसा लगा छाया मूर्ति की विपरीत दिशा से एक और छाया मूर्ति आगे बढ़ रही है। भारी चप्पल की आवाज। कांपती आवाज में साहब शायद बोले, देवान, यह फिर कौन है? सामने से गंभीर आवाज आई, मैं हूं मानिक साहब। तुमने जिसे अब तक मानिक समझा वह कोई और था। मैं बहुत सह चुका, अब और नहीं। दूसरी छाया मूर्ति के हाथ में पकड़ी बंदूक दहाड़ उठी। साहब की छाया जमीन पर गिर पड़ी। फिर 2 और गोलियों की आवाज गूंजी। साहेब जमीन पर गिर पड़ा। यह कोई सपना नहीं था, सबूत था पास के पेड़ पर बैठे एक पक्षी का पंख फड़फड़ाना, जिसे सुजीत ने साफ साफ देखा। बिल्कुल सामने, सिर्फ 2 फुट की दूरी पर साहेब की एक परछाई पड़ी हुई थी। चाबुक की मार रुक चुकी थी, लेकिन भारी बूटों की आवाज पास आती जा रही थी। मगर सुजीत के पास अब उठ खड़े होने की ताकत नहीं बची थी। उसकी आंखों के सामने फिर एक बार घना अंधकार छा गया और सुजीत ने होश खो दिया।
कैसे हैं कत्ता बाबू? धुंधली नजर थोड़ी साफ हुई तो सुजीत ने देखा वह किसी सामान्य अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ है। बगल की एक स्टूल पर बैठा है एक इंसान, मानव और पशु के बीच का कोई। आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे कहीं देखा है। उस नीलकुठी में एक तस्वीर थी, हूबहू वैसा ही चेहरा है आपका। खैर सरकार, ये बातें इधर उधर मत कहिएगा। मैं तो जरा सा कुछ कहता हूं, लोग मुझे पागल कहने लगते हैं। अब आप ही बताइए, क्या मैं सचमुच पागल हूं? थोड़ी देर चुप रहकर इधर उधर देखकर मानुषी नाविक ने अपना चेहरा सुजीत के कान के पास लाकर फुसफुसाते हुए कहा, तो सुना है इस बार सब लोग बहुत खुश हैं। आपकी वजह से ही उस लाल मुंहे बदमिजाज साहब को 1 साल के लिए काबू में किया जा सका। नील की खेती सब बंद हो गई। मानिक बाबू तो जैसे आपके दर्शन के लिए बच्चों की तरह बेचैन हैं। खैर, जब आपके हाथ पैर थोड़ा ठीक हो जाएंगे, मैं ही आपको वहां ले जाऊंगा। मेरी नाव के बिना वहां पहुंचना तो नामुमकिन है। भाग्य सरकार, सब कुछ भाग्य ही तो है।